हेलो फ्रेंड्स, कक्षा के इस एपिसोड में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बातचीत करेंगे। हाँ, वही चैप्टर नंबर 8। तो इसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जाएंगे। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को समझेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आने वाले हैं। अगर मेरा ये काम आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रेड्डी मित्र और कक्षा के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री को जांचने से पहले या फिर उसके अंदर जाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। वाई वी स्टडी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से क्या फायदा होता है, मैथमेटिक्स में उसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीजें जो है वो है ये वाला चीज या फिर ये वाला चीज, नाविक या फिर जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नाविक, वहां पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। प्लैनेटरी जो मोशन होते हैं, प्लैनेटरी जो मूवमेंट होते हैं या फिर पोजीशन होते हैं, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का कुछ यूज होता है। फिर हम लोग देखते हैं शिप जो नेविगेशन है उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। तो अभी क्या बात है, ट्रिगोनोमेट्री हर जगह पे यूज होता है। अभी हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, फिर क्लास 11 और क्लास 12 में जाके ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है। इंजीनियरिंग में आप जाओगे उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। हालांकि मैथमेटिक्स के सब सेक्टर में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में हम लोग जहां भी देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री हालांकि यूज होता है। आप लोगों ने कभी भी देखा हुआ है कि जो इंजीनियर होते हैं वो रास्ते पे खड़ा होकर के कुछ ऐसा दूरबीन जैसा कुछ चीजों लेके इधर उधर देखते रहते हैं, उसका भी इसमें इसके साथ रिलेशन है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए ये वाला टावर है, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है। टावर हमेशा ऐसा ही होता है शायद। तो सीधा खड़ा हुआ है, किसी को लग रहा है, आप में से किसी को लग रहा है कि ए बी टावर है, ए बी टावर का हमें हाइट इसका मेजर करना है। तो कैसे मेजर किया जा सकता है? एक तो तरीका है, इसको ऊपर धीरे धीरे से चढ़ जाओ, ऊपर से कुछ टंगा होकर कुछ मतलब वो जो कार वाले जो फीते होते हैं उसमें से इसका मेजरमेंट कर लो, वो एक तरीका होता है। फिर नीचे से स्केल को लेकर धीरे धीरे ऊपर जाओ, उसका भी मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, टावर मतलब बहुत बड़ा कुछ है, तो उसको मेजरमेंट करने का मैथमेटिक्स के साथ एक अच्छे टूल्स है। सोचिए आप यहाँ पर खड़ा हुआ हो और यहाँ से वो जो इंजीनियर जो दूरबीन जैसा चीज लगा के रखते हैं उसमें से वो इधर सीधा ऊपर की तरफ देख रहा है और उसने मेजर कर लिया कि ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, मतलब जो बेस के साथ, ये वाला बेस था जो हमारा बेस है वो वाला, और इधर सीधा उस पॉइंट से लेकर के ऊपर की तरफ देखने पर जो लाइन ऑफ साइट आते हैं, मतलब जिस लाइन से उसको देख रहे हैं हम लोग, वो लाइन बेस के साथ कितना एंगल मेजर कर रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। और ये वाला चीज तो इसको मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ। बीसी के तो हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सोचिए एक्स ही है, अगर एक्स हमें पता हो और ये वाला एंगल हम लोगों ने पता कर लिया तो आसानी के साथ ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन है उसको यूज करके ए बी का वैल्यू निकाला जा सकता है। तभी आप लोग सोचो, कुतुब मीनार है, उसका हाइट कैसे नापा जाएगा? आसान के साथ कुछ ही सेकंड्स में उसका हाइट निकल जाता है। सोचिए बहुत बड़ा एक इधर एक हिल है, पहाड़ है, इसका हाइट हमें नापना हमें पता नहीं है, तो उसी ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से एंगल मेजरमेंट करो और इसका जो बीच में जो डिस्टेंस है वो वाला निकाल लो। फिर उसका हाइट भी हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। सीधा पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहाड़ नहीं चढ़ने हमें। ठीक है, मैथ्स इसमें आपको हेल्प कर सकता है। तो यही एप्लीकेशन से कुछ ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली 3 तरीके की चीज, मतलब 3 वर्ड को जोड़ के देखा गया है। पहला है ट्राई, फिर है गोनो, एक्चुअली ये गोनिया है, और फिर दूसरा वाला लास्ट वाला जो है मेट्री। ठीक है, तीनों का अलग अलग मतलब है। ट्राई का हमें पता है वो 3 होता है, फिर गोनिया का मतलब होता है एंगल। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, 3 3
चीजों को लेकर के एक वर्ड बनाया गया है जो है 3 एंगल मेजरमेंट। 3 एंगल वाले जो फिगर्स होते हैं, अगर मैं हम लोग ठीक तरीके से बताएंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल वाले जो फिगर होते हैं उनको कैलकुलेशन, उनके बारे में कैलकुलेशन करने के लिए, उनका मेजरमेंट करने के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री आया हुआ है। मैथ्स में बहुत बड़ा एक ब्रांच इससे ऑपरेट होता है। क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक चीजें, 11th में जाके उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है। 12 में लगभग कैलकुलस से लेकर के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से लेकर के बहुत कुछ ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप लोग इंजीनियर में जाके पढ़ोगे तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से पढ़िए। मैं टाइम लगाकर इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और बाकी सारे फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, मतलब कैलकुलेशंस के ऊपर ही ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, तो वो कैसे है। राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग थोड़ा सा जांच लेते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पहले से ही पता है, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। सोचिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी इज 90 डिग्री और ऑब्वियसली ए और सी एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटा होने वाला है। ठीक है, सोचिए ये वाला एंगल मैं नोटेशन ले लेता हूं, ये थीटा है। वैल्यू होगा इसका शायद 10 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मैं उसका वैल्यू थीटा डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, तो अब अगर सोचो आप लोग, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की बात है, उसको ध्यान से सुनिए। थीटा अगर मैं सोचूंगा, थीटा इसमें कितने सारे एंगल्स हैं? 3 एंगल है। एक तो 90 डिग्री हो गया, उसको छोड़ दीजिए। ट्रिगोनोमेट्री ज्यादा से ज्यादातर तरीके में वो एक्यूट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला एक एक्यूट एंगल है। अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा, एंगल अंडर कंसिडरेशन इज सी। अगर मैं सी को कंसिडर करूंगा, सी का जो अपोजिट साइड है, थीटा का जो अपोजिट साइड है, जिसको हम लोग कहते हैं ए बी है, फिर थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो है बी सी, और ए सी तो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो खड़ा हुआ है वो वाला परपेंडिकुलर नहीं हम लोग कह रहे हैं। जो एंगल आप लोग मेजरमेंट में लोगे, जो आप लोग एंगल आप लोग कंसिडरेशन में ले रहे हो, उसका अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कह रहे हैं, और उसका जो एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग बेस कह रहे हैं। हाइपोटेनस को छोड़ रहे हैं। हाइपोटेनस हमेशा ही रहेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर सोचिए कोई एक दूसरा आदमी आ रहा है, उसने कहा मैं इसको, ये फाई है, फाई भी थीटा की तरह ही एक नोटेशन है, ग्रीक नोटेशन है, तो उसको फाई ले लिया। वो बोल रहे हैं कि मैं ए भी एक्यूट एंगल है, तो ट्रिगोनोमेट्री वहां पर भी यूज हो सकता है, उसमें भी मैं इसका एप्लीकेशन ले सकता हूं, तो मैं इसको चूज करूंगा, तब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है उसका जो अपोजिट साइड है, कोई एक ट्राइंगल सोचिए इस तरीके से है, ये वाला एंगल आप लोग ले रहे हो for consideration, angle under consideration, then this particular side will be treated as a perpendicular and this one side will be treated as a base and that is hypotenuse all the time. इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंगल जो होगा, जो एक्यूट एंगल आप लोग कंसिडरेशन में लाओगे, उसके ऊपर बेस करके आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसा एक ट्रिक यूज करते हैं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ऐसा एक ट्रिक यूज करते हैं। ये ट्राइंगल के ऊपर, जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर नहीं लेने, बेस नहीं लेने। क्या लिखते हैं? कहते हैं साइड ऑपोजिट ऑफ द एंगल ए। अगर ये वाला एंगल ए है, बी है या सी है, तो वो लोग पूछते हैं साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, मतलब इसको पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सी को कंसिडर करोगे तो वो लोग बताएंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, इस तरीके से। उसको परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं, मगर इस तरीके से कह रहे हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मतलब बी सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब ए बी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर बेस को वहां पर नहीं ले रहे, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है हमेशा अलग अलग करके। जब अब मैं सी एंगल को कंसिडरेशन में लाऊंगा तो बोल रहे साइड ऑपोजिट टू एंगल सी इज ए बी, उसमें परपेंडिकुलर नहीं हो रहे। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज बी सी। ठीक है, बी सी, क्योंकि अब वो लोग, उन लोगों का कंसेप्ट ये है कि एंगल ए के ऑपोजिट में अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लूंगा, जब मैं सी के बारे में सोचूंगा तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर चेंज होके वो दूसरी जगह पर आ जाता है। तो इस तरीके से वो लोग चूज करते हैं। मैं ऐसा आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं बच्चों में, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला चूज करते हैं कि ये वाला अगर ट्राइंगल है और दिस वन एंगल इज अंडर कंसिडरेशन, देन ऑपोजिट साइड ऑफ दैट वन एंगल विल बी ट्रीटेड एज अ परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द विल बी ट्रीटेड एज ए बेस एंड हाइपोटेनस, वो तो हमेशा ही सेम होता है। जब हम लोग ए सी के बारे में सोचेंगे तब हम लोग बी ए को परपेंडिकुलर चूज करते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, अभी सोचिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है।
इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। 3 साइड है हमारे पास। अगर मैं साइड का रेशियो निकालना शुरू करूं, कैसे रेशियो निकालेंगे, जैसे कि पी 3 लेटर है हमारे पास, पी, बी एंड एच। तो पहला रेशियो क्या आएगा, पी और बी के बीच में सोचिए। फिर दूसरा रेशियो क्या आ सकता है, बी और एच के बीच में रेशियो आ सकता है। फिर तीसरा रेशियो क्या आ सकता है, पी और एच के बीच में रेशियो आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसका उल्टा भी हो सकता है, ऊपर बी और नीचे पी आ सकते हैं, इसका ऊपर एच और नीचे बी आ सकता है, और इसका भी उल्टा हो सकता है, एच बाई पी आ सकता है। तो इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए, कितने हो गए, 6। तो ट्रिकोनोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मतलब पी, बी और एच को 3 साइड को लेकर कैलकुलेशन करते हैं, उनका अगर रेशियो निकालोगे तो टोटल कितने रेशियो आने वाले हैं, 6। ट्रिकोनोमेट्री यही 6 रेशियो के ऊपर बेस करके पूरा खड़ा हुआ है। आप लोग बोल सकते हो ट्रिकोनोमेट्री में 6 पिलर्स हैं, 6 पिलर्स है, अलग अलग टाइप के 6 पिलर्स आप लोग देखते हो। इन 6 पिलर्स के ऊपर ही ट्रिकोनोमेट्री का पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है। ये पिलर्स का अलग अलग नाम दिया जा चुका है, वो लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। कुछ जो पिलर्स है उनका नाम इस तरीके से दिया जा रहा है। पहला वाला जो है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, SINE। फिर दूसरा वाला है COSINE। फिर तीसरा वाला है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। फिर आता है कोटेंजेंट, ठीक है। फिर आ रहा है सेकेंट। फिर आ रहा है कोसेकेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे वर्ड है, अलग अलग से सिर्फ वर्ड है, इसका कोई अलग सा कुछ नहीं है। SINE को हम लोग सिंपली SIN लिखते हैं, सिन नहीं पढ़ेंगे, इसको साइन ही पढ़ेंगे। SINE का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरीके से साइन में आता है, तो इसको हम लोग साइन ही पढ़ेंगे। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COS लिखते हैं, उसको कॉस पढ़ेंगे। टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TAN लिखते हैं, उसको टैन ही पढ़ेंगे। फिर कोटेंजेंट को हम लोग सिंपली में या फिर शॉर्ट में कॉट लिखते हैं, ठीक है। फिर सेकंड को हम लोग SEC लिखते हैं, मतलब सैक लिखते हैं, और कोसेकेंड को हम लोग कोसेक लिखते हैं, COSEC कोसेक। ये सारे इनका शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम लोगों को मैथ्स में यूज करने हैं। अभी भी ट्रिकोनोमेट्री के लिए ये सारे तैयार नहीं हुए हैं, मतलब इन 6 वर्ड को लेकर के हमें पिलर्स के साथ जोड़ने होंगे। मैंने अभी बताया कि ट्रिकोनोमेट्री 6 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, ये सारे 6 पिलर्स नहीं है, ये सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो रॉड्स है वो सारे है। इसमें हमें पिलर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें और जोड़नी होगी, ठीक है। फिर जाके पिलर तैयार हो जाएगा। तो ये 6 जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, क्या क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, देन सेक एंड कोसेक, ये 6 वर्ड है, ठीक है। अभी ट्राइंगल में आ जाइए। इधर मेरा एक ट्राइंगल है, सोचिए इन ट्राइंगल में से मैं इसको लेता हूं थीटा, मैं इसका नाम दे दूंगा, इसको सोचिए A, B और C है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर मैं थीटा इसको बोलूंगा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, और ये वाला हाइपोटेनस है। छोड़िए, मैं पॉइंट्स को हटा देता हूँ। सिर्फ ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें क्या है, इस तरीके से ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। व्हाई दिस वन इज द परपेंडिकुलर साइड, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंगल इज अंडर कंसिडरेशन नोन एज थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो अभी देखिए पहला वाला क्या वर्ड हम लोगों ने लिया था जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIN, मतलब साइन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको हम लोग साइन पढ़ेंगे। तो साइन के साथ अगर मैं थीटा को ऐड करूंगा, देखिए पहले साइन है, फिर मैंने इसके साथ थीटा ले लिया है। अब जाके ये हमारा पहला वाला जो पिलर है वो तैयार हो गया है। अब जाके ये ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग सिर्फ साइन के बारे में सोचोगे, ये सिर्फ एक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग भी है कि नहीं मुझे पता नहीं, और दूसरा वाला है थीटा। अगर इन दोनों को आप लोग जोड़ दोगे, ऐड नहीं कर रहे हो, साइन एक वर्ड है, वो थीटा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। सोचिए, ये बात आप लोग ध्यान से सोचिएगा, कोई इसको बताता नहीं है, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, क्योंकि बच्चों को इस बात पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है बाद में जाकर के। पहले आप लोग समझ लीजिए, साइन सिंपली एक वर्ड है जिसको हम लोग ऑपरेटर की तरह
चूज कर सकते हैं, ठीक है। और थीटा क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, किसी एक एंगल का वैल्यू है ना। थीटा तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट जो अलग अलग सारे पॉइंट है जिसको हम लोग ABC एटसेट्रा कहते हैं। थीटा इज द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एंगल। सोचिए 30 डिग्री, 20 डिग्री, 55 डिग्री, इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। साइन जब थीटा के ऊपर ऑपरेट करता है तब वो ट्रिकोनोमेट्री का एक पिलर बन जाता है। इससे पहले इन दोनों का अलग सा ट्रिकोनोमेट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है। साइन एक वर्ड है, थीटा एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है, इक्वट एंगल है। अगर इन दोनों में ऑपरेशन हो, दोनों को एक साथ जोड़ा जाए, तब जाके ये ट्रिकोनोमेट्री का एक पहला वाला पिलर तैयार हो गया है, जिसको यहाँ पर हमें बिल्डिंग खड़ा करना है, ठीक है। तो ये इसमें क्या दिक्कतें आती है मैं फिर से बताता हूँ। कोई सोचता है कि साइन के साथ थीटा को मैंने मल्टीप्लीकेशन या फिर ऐसा कुछ कर दिया गया है। कुछ नहीं हो रहा है, ना ऐड हो रहा है, ना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ना डिवीजन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है बीच में। सिर्फ इन दोनों को एक साथ लिखा जा रहा है, साइन एंड देन थीटा दोनों को एक साथ लिखा गया है, ठीक है। तो तब जाके ये पहला वाला पिलर होता है। फिर दूसरा वाला पिलर क्या आएगा, कॉस थीटा। फिर तीसरा वाला क्या वर्ड लिखा था मैंने, tan। ये सिर्फ वर्ड है, इसके साथ मैं थीटा को ऐड करूंगा, तीसरा पिलर हमारा तैयार हो गया है। फिर क्या लिखा था हम लोगों ने, कॉट, इसके साथ थीटा, चौथा पिलर। फिर सेक थीटा, पांचवा पिलर, फिफ्थ पिलर। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कोसेक देन थीटा। आ गया हमारा सिक्स्थ पिलर। ये 6 जो क्या है वर्ड है, वर्ड जब एंगल के ऊपर ऑपरेट करता है तब जाके उसका वैल्यू निकलेगा, तब जाके वो वाला ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट है। इससे पहले वो दोनों अलग है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूं उसको। तो साइन थीटा पहला वाला पिलर है। एक्चुअली ये मीन क्या करता है, जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा था, पी फिर बी फिर एच, इनमें रेशियो निकाल रहे थे। कितने सारे रेशियो आए थे, 6। वो 6 रेशियो, इन 6 जो पिलर है इससे मीन किया जाता है, इससे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ट्रिकोनोमेट्री बहुत ही हार्ड है। देखिए एकदम से इजी है। जब हम लोग सम करते जाएंगे तब जाके बहुत इजी हो जाएगा। पहले जस्ट इसको समझ लीजिए। पहला वाला जो पिलर है वो एक्चुअली क्या मीन कर रहा है, वो मीन कर रहा है P/H, मतलब किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में जो रेशियो होगा वो वाला पहला रेशियो साइन उसको मीन कर रहा है। हमेशा किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रेशियो होता है, वो वाला साइन होगा। तो कॉस भी वैसा ही कुछ होने वाला है। कॉस है B/H, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। टेन है उसी तरीके से परपेंडिकुलर बाई B, कॉट उसी तरीके से B/P, और फिर सेक का वैल्यू आ रहा है H/B, और लास्ट में कोसेक का वैल्यू आ रहा है H/P। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे हम लोग सीख लेंगे। तरीका है उसके हमारे पास, ट्रिक है, इसको कैसे याद करना है, कैसे रट्टा मारना है। ये हमारा हो गया पहला टेबल, जिसको मैं कहता हूं रेशियो टेबल। ये आप लोगों को नोट कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर सकते हैं। साइन किसका रेशियो आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस किसका रेशियो देगा, बेस एंड हाइपोटेनस का। टैन किसका रेशियो आएगा, परपेंडिकुलर एंड बेस का। कॉट P/P का, सेक H/B का, और कोसेक थीटा ये आ रहा है। अभी आप लोग बोलोगे सर इसको रट्टा मारने का तरीका क्या है, शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है। मैं इसमें से 1-2 लाइन बताऊंगा जो कि हमेशा से ही यूज होते हैं। मैं जब छोटा था, मैं जब इसको पढ़ रहा था तभी मैंने इसको सुन रखा था। कोई ऐसे बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फिर एक दूसरा लाइन है, वो है सोना चांदी तोले, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, फिर सिर्फ इन दोनों को सोचिए। पहला वाला क्या लेटर है, P है, इसका पहला वाला लेटर H है, पहला वाला लेटर क्या है, B है, दूसरा वाला लेटर क्या है, H है, पहला वाला लेटर P है, दूसरा वाला लेटर क्या है, B है, ठीक है। सो पहला देखिए ऑर्डर क्या होता है, पहला आएगा साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा टेन। इस तरीके से हम लोगों को याद करना है, साइन कॉस एंड टेन। सिर्फ इन तीनों को देखिए, बाकी तीनों को भूल जाइए, वो ऐसे ही आते हैं, उनका कोई एक्चुअली काम ही भी नहीं है। इसमें से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। पहला क्या है, साइन। साइन क्या आएगा, इसमें आ रहा है साइन, ठीक है। मैंने बोला था ना सोना चांदी तोले, तो ये वाला साइन है, फिर ये वाला कॉस है और ये वाला टेन है। तो साइन किसका रेशियो निकलेगा,
P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस किसका रेशियो निकालेगा, कॉस मतलब कॉस वर्ड नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से। कॉस किसका रेशियो देगा, बी एंड हाइपोटेनस का, बेस एंड हाइपोटेनस का। जैसे इसको जस्ट रट्टा मान लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, P बाई बी, इस तरीके से। कुछ और भी है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे, पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे, इस तरीके से भी जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे इसको याद कर लीजिए। तो मुद्दे बात है कि साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बाकी तीनों को कैसे करना है, बाकी तीनों को याद करने के लिए देखिए, पहला वाला साइन थीटा था, ये था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फिर था कॉस थीटा, ये था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, फिर था tan थीटा, ये था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। फिर कोसेक आप लोगों को मालूम है ना, कोसेक थीटा वो है एक्चुअली h बाई पी, वो साइन का उल्टा होता है। साइन को अगर आप लोग उल्टा करोगे, h को ऊपर ले जाओगे, p को नीचे लाओगे, वो कोसेक थीटा होता है। फिर कॉस किसका उल्टा होगा, कॉस सेक का उल्टा होगा, सेक थीटा मतलब h डिवाइडेड बाई b। और tan किसका उल्टा है, वो कॉट का, कोटेंजेंट है ना। देखिए कैसे पता चला, कोटेंजेंट में से कॉट टेंजेंट में से निकलेगा पी, ठीक है। तो हो गया, इसको याद करना, इतना भी ज्यादा कुछ बात नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा। मैथ्स करते करते हम लोग उसको बहुत आसानी के साथ याद करते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, फिर tan थीटा, इस ऑर्डर में पढ़ लेना, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर इसका उल्टा कौन सा आएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, फिर उसका उल्टा क्या आएगा, सेक थीटा, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, फिर tan थीटा का उल्टा क्या निकलने वाला है, कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो पहला वाला जो रेशियो चार्ट है वो हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। फिर एक और चीजें देखते हैं, जैसे थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच है, और कोसेक थीटा क्या था, कोसेक थीटा एच डिवाइडेड बाई पी था, मतलब उल्टा कर दिया। किसको उल्टा कर दिया है, साइन थीटा को उल्टा कर दिया है। मतलब साइन थीटा को अगर आप लोग उल्टा करके लिखोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो वो वाला कोसेक थीटा निकलेगा। उसी तरीके से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, वो एक्चुअली हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस है। एक्चुअली वो वाला क्या था, 1 डिवाइडेड बाई बी बाई एच, इसका मतलब है ये था 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉट थीटा था ना हमारा, कॉट थीटा क्या है, 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, इस तरीके से। ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल चार्ट। इसमें एक और चीज आप लोग देख लीजिए, देखिए साइन थीटा क्या निकल के आ रहा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या निकल के आ रहा था, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अभी मैं लिखता हूं ऐसे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो इसमें क्या निकलेंगे, p बाई एच, और उसका निकलेगा b डिवाइडेड बाई एच। तो इसको अगर ठीक तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ ऊपर h चला गया, नीचे b आ गए, फिर ये दोनों कट जाएंगे ना, तो फिर हमें मिला क्या, p डिवाइडेड बाई b। अभी देखिए p बाई b याद कीजिए, कौन से रेशियो का कौन से ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो का होता है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस। अब लोगों को पता चल गया tan थीटा, मतलब tan थीटा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, हो गया। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan को अगर उल्टा कर दोगे कॉट निकलता है, कॉट का अगर उल्टा कर दोगे tan निकलेगा। सो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का होगा इसका उल्टा, ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे हमारे रेशियो चार्ट में है, इसको भी पढ़ना है। तो मैं रेशियो चार्ट रेसिप्रोकल चार्ट में आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। वो क्या निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, मतलब इन दोनों में उल्टा सीधा का पार्ट है। फिर कॉस थीटा का क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। फिर tan थीटा का क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ठीक है ना। फिर tan थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला है ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और फिर कॉट थीटा का उसी तरीके से कॉट tan का उल्टा होता है, तो हम लोगों ने देखा था, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा चार्ट, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल चार्ट कहता हूं। और टेबल, ये आप लोगों को कहीं और नाम में नहीं मिलेगा, अलग अलग फॉर्मूला है। तो मैं इस तरीके से टेबल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पहला वाला है रेशियो टेबल, ये वाला है रेसिप्रोकल टेबल,
ठीक है, रेसिप्रोकल टेबल हो गया ये हमारा। इन दो देखिए, पहला जो एपिसोड है ट्रिकोनोमेट्री का, हम लोग सारे एक साथ नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सारे चार्ट एक तरीके से पढ़ा लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज एक ही दिन में पढ़ा लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले वाले में हम लोग सिर्फ इसी दोनों चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी 8.1 को सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले के तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से आसान साम है। शायद आप लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुके हैं आप लोग। अभी जब साम एक एक करके सॉल्व करेंगे आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या बताया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन ए कॉस ए निकालने के लिए बोला गया है, साइन ए एंड कोसेक, कॉस ए नॉट कोसेक, कॉस ए निकालने के लिए बोला गया है। बहुत इजी सम है, जस्ट ध्यान से देखिए, आप लोगों को ट्रिकोनोमेट्री एकदम आसान लगेगी इस एपिसोड के बाद में। तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको मैं यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बी एंगल राइट एंगल ऐसा कुछ बताया गया था, ए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सी यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए फिर मैं बाद में समझा भी दूंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इसी ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। देखिए कौन कौन से साइड आपको लोगों को दिया गया है, कौन से साइड दिया गया है। पहला वाला साइड था ए बी इज इक्वल टू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी भी दिया हुआ है, वो है 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कौन सा साइड आप लोगों को नहीं पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो उसको निकालना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कोई भी हो सकता है, हम लोग उसको एंगल कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो मैं CB को ही ले लेता हूँ, या फिर BC लिखता हूँ इसको। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस मतलब AB को लेना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा बेस हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है, BC को क्यों परपेंडिकुलर लिया, कोई आप AB को भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ट्रिगोनोमेट्री पे वो डिसाइड करता है कौन सा एंगल आप लोग ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें से हम लोग किसी को भी ले सकते थे। BC का वैल्यू क्या था 7, उसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस है। AB का वैल्यू क्या था 24, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 49 और इधर से आ रहा है 5 7 6, दोनों को ऐड करोगे 625 निकलने वाले हैं, 625। देयरफॉर AC का वैल्यू क्या निकलेगा, √625 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू निकल गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। AC का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, जो हम लोगों ने निकाला है। BC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर एंड AB का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो है 24 सेंटीमीटर। अभी देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया है, साइन A, ठीक है। साइन A मतलब साइन क्या क्या करता है, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन मतलब साइन क्या था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो साइन परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अभी इसमें इस सम में देखिए, इस सम में देखिए एंगल कौन सा है, साइन एंगल A मतलब ये वाला एंगल है। इसके लिए अगर इस वाले एंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे तो BC विल बी द परपेंडिकुलर, AB विल बी बेस एंड AC इज द हाइपोटेनस। तो इसके लिए A एंगल के लिए BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पर BC लिखता हूँ, और हाइपोटेनस तो AC है, वो वाला चेंज नहीं हो रहा है। तो BC क्या है, BC था 7 सेंटीमीटर, AC क्या था वो हम लोगों ने निकाला हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A का वैल्यू भी निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, कॉस AB निकालना है। देखिए कॉस A मतलब हाइपोटेनस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। तो अभी कौन सा एंगल है, देखिए एंगल ये, इसके साथ जो साइड है इसको हम लोग B कहेंगे, मतलब ये B है, BA जो है वो बेस है और AC तो हाइपोटेनस ही है। सो AB या फिर BA, AB लिख रहा हूं और AC था उसका हाइपोटेनस, AB का वैल्यू था 24 और उसका वैल्यू है 25। निकल गया आप लोगों का। याद कीजिए साइन A कॉस A टेन A, इस किसी का भी कोई भी रेशियो, सारे रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिक जो ऑपरेटर है या फिर रेशियोज है उनका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। वो क्वेश्चन भी कहीं कहीं पर पूछा जाता है साइन A का यूनिट क्या है एक्सेट्रा। अभी दूसरा वाला सम देखते हैं, साइन C है। तो अभी देखिए साइन का मतलब फिर से वही है, साइन हमेशा ही साइन ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। C हम लोगों को बताया गया, तो C मतलब ये वाला पॉइंट है। तो अभी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सोचिए आप लोग,
सी अगर पॉइंट कंसिडरेशन में है, एंगल कंसिडरेशन में, तो परपेंडिकुलर होगा ए बी and BC will be base in this case. If you consider C, then the opposite side of C, that is AB, will be considered as a perpendicular and that will be the base. Hypotenuse तो हमेशा सेम ही होता है. So AB is perpendicular and the hypotenuse is AC. AB का वैल्यू क्या था 24 और उसका वैल्यू था 25. फिर आ रहा है हमारा cos C. cos C मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वही बात है. सी अगर कंसिडरेशन में लाओगे तो बीसी आ जाएगा उसका बेस और हाइपोटेनस तो एसी आएगा. बीसी का वैल्यू क्या है 7 और उसका वैल्यू 25. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आप लोग देख रहे हो कि इसका वैल्यू और उसका वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब साइन ए और कॉस ए का वैल्यू सेम आ रहे हैं. सॉरी, साइन ए और कॉस सी का वैल्यू सेम आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग उल्टा कर दो, हम लोग जब एंगल्स को चेंज कर देते हैं तो उसका भी नोटेशन भी, सॉरी नोटेशन मतलब उसका साइड जो परपेंडिकुलर बेस है वो भी चेंज हो जाते हैं. मतलब इस केस में हमेशा हर एक केस में साइन, एक एंगल का जो साइन होगा उसके जो दूसरे जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका जो कॉस होगा, दोनों का वैल्यू सेम आने वाले हैं. ठीक है, कुछ और चीजें मैं एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा जो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, किसी और में वो सारे चीजों को लेकर डिस्कशन ही नहीं करते. लास्ट वीडियो में, लास्ट में हम लोग देखेंगे इसको. ओके, अभी हम लोग दूसरा वाला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या पूछा गया है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r. एक फिगर दिया हुआ है इस तरीके से. इसमें क्या है, ये p है, ये q है, ये r है, इस तरीके से. ठीक है, p q r है. तो उसमें क्या है, एक 12 सेंटीमीटर का है, ये वाला 13 सेंटीमीटर का है और इसका वैल्यू हमें पता नहीं है. पूछा गया है इस फिगर में से हम लोगों को ये सारे चीज निकालने के लिए बोला गया है. तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर. हम लोग डायरेक्टली इसमें पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल रहा है हम लोगों को, क्यू आर निकालने हैं, मतलब बेस या फिर परपेंडिकुलर होगा. तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको लिख लिया है. पी आर स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर. तो इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, 13 स्क्वायर मतलब 169 माइनस 144, इसका वैल्यू निकलेगा 25 मतलब 5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर. तो हम लोगों को पूछा क्या था, tan p माइनस कॉट r निकालने के लिए बोला गया है. अभी देखिए tan p माइनस कॉट r, आगे बढ़ते हैं. tan p, सॉरी कैपिटल P होगा, tan p माइनस कॉट r. अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली है तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी. tan p मतलब ये वाला एंगल कंसिडरेशन में हो रहा है, तो QR will be perpendicular, this side will be perpendicular and that will be base or that one side will be hypotenuse. If we consider P as a angle of consideration, then हम लोग tan P मतलब लिखेंगे perpendicular by base होता था ना, पता है ना, है आप लोगों को. tan थीटा मतलब perpendicular by base होता है. तो perpendicular कौन सा है, QR, और base क्या है, PQ माइनस cot R. अभी इसमें देखिए cot मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर होता है. तो इसमें क्या होगा, आर को अगर आप लोग कंसीडर में लाओगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑपोजिट टू द एंगल और ये वाला बेस हो जाएगा. तो इसमें ऊपर क्या लिखने हैं, बेस लिखने हैं. तो इसमें अगर ऊपर बेस लिखूंगा तो क्यू आर का वैल्यू क्या था, क्यू आर हम लोग लिख रहे हैं अभी, और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू लिख रहे हैं. देखिए दोनों सेम ही है, तो इसमें भी काट सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, मगर वैल्यू बिठा कर ही काटिएगा. ये आर क्यू का वैल्यू क्या निकल के आया था 5, आर क्यू या फिर क्यू आर 5 आ रहा था और पी क्यू का वैल्यू 12 है, माइनस इधर भी 5 डिवाइडेड बाई 12 आ रहे हैं. कैलकुलेशन करेंगे 0 निकलेगा. ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है. फिर 13 नंबर सम, सॉरी नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये दिया हुआ है. कैलकुलेट कॉस एंड टेन ए, क्या निकालना है हमें, कॉस ए एंड टेन ए हम लोगों को
निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी एंगल को हम लोग 90 ले लेते हैं, ये है और ये सी है। ठीक है, सो ये हो गया। अभी क्या था गिवन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 था। अभी देखिए साइन मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अभी ए को अगर हम लोग कंसिडरेशन में लाएंगे तो बी सी विल बी परपेंडिकुलर, सो बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है। ठीक है, लेट बी सी इज इक्वल टू 3k and AC is equal to 4k. K is a real constant. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए साइन एक्चुअली है क्या, रेशियो है, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो होने वाला है। इसका एक परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 ना हो के कुछ और भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और हाइपोटेनस का वैल्यू 40 भी हो सकता है। उसको काटने के बाद 3/4 निकल जाएंगे। ठीक है, ये 6 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू अलग अलग, सॉरी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। रेशियो में शॉर्ट फॉर्म में ये आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने के लिख लिया है साथ में, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ रेशियो कहते हैं। मैंने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ के इज ए रियल कांस्टेंट या फिर के इज ए कांस्टेंट, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। ये तरीका सही है, मतलब एक मैथमेटिकल तरीका है। दूसरे टीचर आप लोगों को दिखाएंगे कि के लिखने की जरूरत नहीं, वो तरीका भी सही है, मगर एज फॉर कंसेप्ट हम लोगों को के लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को नहीं चाहिए तो लिखना तो नहीं लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एज फॉर कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो मैंने बताया रेशियो का, इस तरीके से लिखना जरूरी होता है। तो बीसी और एसी का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी किसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, एबी का वैल्यू नहीं पता है। अभी पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC ले लेता हूँ, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अभी AC का वैल्यू क्या है वो तो हम लोगों को पता है, 4k होल स्क्वायर, और BC का वैल्यू वो भी पता है, 3k होल स्क्वायर। AB का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ AB स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को अभी क्या पता चला यहाँ से, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर। इसको अगर माइनस करोगे तो 7k स्क्वायर निकल के आएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू √7k। स्क्वायर रूट करोगे तो 7 का स्क्वायर रूट √7 आने वाले, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k आने वाले। ठीक है, तो ये हो गया AB का वैल्यू। हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया था, cos A का वैल्यू बताया गया था निकालने के लिए। अभी देखिए cos A इज इक्वल टू क्या आएगा, cos A मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कौन सा एंगल कंसिडर में आ रहे हैं, ए एंगल कंसिडरेशन में आ रहे हैं, तो ये होगा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा है, AB, हाइपोटेनस कौन सा है, AC। अभी देखिए बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू मतलब AB तो अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है √7k डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू क्या दिया होता, 4k, दोनों k कट जाते हैं, √7 डिवाइडेड बाय 4 आ गए। फिर दूसरा वाला कौन सा वैल्यू है, tan A निकालने के लिए बोला गया। tan हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, A कंसीडर में लाएंगे तो BC विल बी परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा है, AB विल बी बेस। तो इसमें क्या करना है, BC का वैल्यू दिया हुआ है 3k और AB का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है √7k, k कट जाएंगे, हमें मिल रहा है 3 डिवाइडेड बाय √7। यहाँ पे आप लोग आंसर रख मत देना, ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग रख भी सकते हो, मगर हमें पता है कि सार्ड नीचे नहीं रखते, उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इधर एक √7 आ जाएगा, इधर एक √7 आ जाएगा, मतलब नीचे 7 और ऊपर 3√7। कोई बांधा नहीं है, अगर आप लोग ये भी आंसर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसमें क्या पूछा गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें ये पूछा गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, हमें sin A और sec A निकालने। देखिए ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। cot A इज इक्वल टू 8 है, हम लोगों को पूछा गया है sin A निकालो एंड साथ में sec A भी निकालो, दोनों का वैल्यू A में ही पूछा गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों को एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल,
CAB ले लेता हूँ तो ये एंगल अंडर कंसिडरेशन है, ये वाला 90 डिग्री का इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, लेट ट्राइंगल ABC बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री वो भी बोल देता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, गिवन था 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब है क्या, cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15 आएगा। अभी देखिए cot का मतलब क्या है, सोचिए, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस इसमें कौन सा है, अगर ये मैं कंसिडरेशन में लाऊंगा तो AB विल बी बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा है, BC विल बी परपेंडिकुलर। तो हम लोग करते हैं क्या, लेट BC को 8 ले लेते हैं, BC इज इक्वल टू 8K एंड AB इज इक्वल टू 15K से ले लेता हूँ एटसेट्रा। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू दिस एंड AB इज इक्वल टू दिस। हमें कौन सा पता करना है, AC पता करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या निकलेगा, AB का वैल्यू क्या था 15K होल स्क्वायर और BC का वैल्यू 8K होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या निकल रहा है, 15 स्क्वायर मतलब 225 और 8 स्क्वायर मतलब 64, दोनों को ऐड करोगे ये 9 आ रहा है, 6 to 8 आ रहा है और इससे 2 आ रहा है, मतलब ये रूट ओवर 289 मतलब 17K निकलेगा। ठीक है, तो इसी का भी वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अभी हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, देखिए अभी हम लोगों को पूछा गया है कि साइन ए का वैल्यू निकालो। कोई बात नहीं, इजी है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको नीचे लेकर लेता हूँ। साइन ए लिखने के लिए बोला गया है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अभी परपेंडिकुलर कौन सा है बताइए, एक अगर एंगल कंसिडरेशन में है तो BC आएगा परपेंडिकुलर और साथ में हाइपोटेनस आएगा AC। तो BC का वैल्यू क्या है, 8K था। ठीक है, और AC का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 17K है, तो इसको कैलकुलेशन करोगे 8/17 आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर है सेक AB निकालने के लिए बोला गया है, वो है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। अभी देखिए हाइपोटेनस इसमें कौन सा होगा, AC आएगा हाइपोटेनस, बेस कौन सा है, AB आएगा उसका बेस, क्योंकि A कंसिडरेशन में आ रहे हैं। AC का वैल्यू 17K था, AB का वैल्यू 15K था, दोनों कट जाएंगे, सो 17 डिवाइडेड बाय 15 इज द आंसर। हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए पढ़िए क्या बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला है गिवन सेक थीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सेक थीटा दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाई 12। अभी देखिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये वाला थीटा हो जाएगा, इसको A, B और C ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, सेक थीटा ऐसा इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज इक्वल टू कौन सा होगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेट H इज इक्वल टू 13K एंड B इज इक्वल टू 12K, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला गया ट्राइंगल की, इसमें जरूरत नहीं है वरना बहुत सा कुछ लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बोला गया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर निकलने के लिए कहा है तो P इज इक्वल टू रूट ओवर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हम लोगों को पता है ये सारे, तो इसमें से क्या निकलेगा, रूट ओवर H स्क्वायर मतलब 13K होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब 12K होल स्क्वायर। अभी देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकलेगा 25K स्क्वायर, वैल्यू निकल रहा है 5K। किसका वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू। अभी तो बहुत इजी हो चुका है ना, इसमें इस तरीके से करने के बाद वो साइड के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। देखिए ए बी इस तरीके से बोला नहीं है, अगर ए बी बोलते तो हम लोगों को ट्राइंगल में से ड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि एंगल चेंज होने के बाद परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, इसमें नहीं होने वाले। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें से अभी हम लोग निकालेंगे क्या, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले कौन है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था, अभी निकाला है ना 5K, हाइपोटेनस क्या था 13K, कट जाएंगे 5/13
13। फिर आ रहा है cos थीटा, हम लोगों को पता है cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का, तो डायरेक्टली इसको लिख लीजिए 12 डिवाइडेड बाई 13। sec था 13/12, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे 12/13, कैलकुलेशन करके भी आप लोग कर सकते हो। फिर मैं लिख रहा हूँ tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर है 5 के और बेस निकल रहा था 12 के, दिया हुआ था एक्चुअली 5/12। फिर आ रहा है cot, देखिए cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हो गया। फिर निकलता है cosec थीटा, cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का, क्या निकला था 5/13, इसको उल्टा कर दो 13/5। तो सारे ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज 5 एक्चुअली निकालने हैं, एक तो हमें दिया हुआ था, निकल गए। इजी सम है ना, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें आप लोगों का क्लियर होता रहेगा अलग अलग करके। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 में से क्या है देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए इक्वल एंगल बोला गया है A और B को, तो C को मैं राइट एंगल ले लेता हूँ, ठीक है। तो सम शुरू करते हैं। लेट ट्राइंगल ABC बी ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कॉमा एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैंने बोल दिया है साइड में, एंगल C इंटू C इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। क्या है, अभी देखिए ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या कर सकते हैं, cos A बताया गया है। cos A मतलब क्या, ध्यान से देखो इसको, cos A मतलब दिस वन इज एंगल अंडर कंसिडरेशन, देन A साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, A साइड हो जाएगा बेस, A साइड हो जाएगा हाइपोटेनस, बराबर। तो cos मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा है AC, हाइपोटेनस क्या है AB, छोड़ दीजिए इसको यहाँ पर। फिर दूसरा वाला बताया गया है cos B, cos B, अभी देखिए cos B मतलब फिर से ना बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आएगा। अभी इसमें बेस कौन से होंगे, इसमें बेस कौन से होंगे, बी एंगल को अगर कंसिडरेशन में लाओगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, दैट इज बिकॉज इफ बी इज एंगल अंडर कंसिडरेशन देन अपोजिट साइड ऑफ बी इज AC, AC होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। ध्यान से देखिए, ठीक तरीके से सोचिए, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वीडियो को पॉज फिर से रिवर्स करके सुनिए ठीक तरीके से। बेस कौन सा है BC और हाइपोटेनस क्या है AB, बराबर हो गया। नाउ गिवन क्या था, वो लोग बता रहे थे कि गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। अभी देखिए cos A का वैल्यू हम लोगों ने लिखा रखा है, एक्चुअली रेशियो लिख रखा है AB, AC बाई AB, और cos B का था BC डिवाइडेड बाई AB, तो दोनों ही तरफ से भी निकल जाएंगे, AC इज इक्वल टू BC। अभी देखिए यहाँ पर अभी देखिए इस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, एंगल C था यहाँ पर, एंगल A यहाँ पर है और एंगल B यहाँ पर है। अभी हम लोगों को क्या दिखाने थे, एंगल A और एंगल B दोनों सेम है, इस तरीके से कुछ दिखाने हैं। अभी देखिए हम लोगों ने प्रूफ क्या किया है, AC और BC दोनों सेम है, ये BC है ये AC है, दोनों ही सेम है। हम लोगों ने पूरे एक ट्राइंगल थ्योरम में पढ़ा हुआ था, पहले से ही पढ़ा हुआ था छोटे क्लास में, कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका अपोजिट में कौन सा एंगल है B, इसका अपोजिट में कौन सा एंगल है A, ठीक है। तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के उल्टे अपोजिट साइड में जो एंगल होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो यहाँ पर पता चला कि AC इज इक्वल टू BC है, तो मतलब AC के ऊपर उल्टे साइड में कौन सा है एंगल B, और BC का उल्टे साइड में, BC का ऑपोजिट साइड में कौन सा एंगल है एंगल A। यही प्रूफ करने के लिए बताया गया था, प्रूफ हो गया। साइड में हम लोगों को एक चीज लिख के देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल्स ऑपोजिट to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। तो ये वाला सम भी हम लोगों ने आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया, कुछ सीखा भी इसमें से, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cot थीटा दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 8, इवैल्यूट, दो सम है हमें इवैल्यूट करने हैं। क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवैल्यूट करने के लिए पहले बताया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। और दूसरा वाला सम है cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ओके,
तो हम लोगों को कॉट थीटा तो दिया हुआ है ना, कॉट थीटा अगर दिया हुआ है वहीं से हम लोग अलग जो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इधर एक ट्राइंगल है, ये वाला थीटा अगर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अभी देखिए कॉट थीटा मैं इसको लिख लेता हूँ, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू कॉट हमें पता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर होता है। लेट बी इज इक्वल टू 7k, आसान हो जाएगी इस तरीके से लिखने में, पहले भी हम लोगों ने देखा है। p इज इक्वल टू 8k लिख लेता हूँ, ये दोनों हम लोगों ने लिया हुआ है। से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेट हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है। k लिख लेते हैं, k इज ए कांस्टेंट, हो गया, ठीक है, पूरा लिख लिया हम लोगों ने। फिर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें हाइपोटेनस निकालने हैं, दैट वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर क्या आएगा 8 के होल स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है 7 के होल स्क्वायर, हो गया। ये हो गया क्या 64 के स्क्वायर और ये हो गया 49 के स्क्वायर। ओ बाबा, ये आ गए क्या, दोनों का अगर एक साथ कैलकुलेशन करेंगे 4 और 9 13 3 1 रिमेन 113 के स्क्वायर आ रहे हैं, मतलब रूट ओवर 113 के, इस तरीके से कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमें पहले कौन सा निकाल लिखने के लिए बताया गया है, नाउ साइन थीटा हम लोग को निकाल लेते हैं। साइन थीटा मतलब क्या आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या निकल रहा था वो 8 के दिया हुआ है ना, और हाइपोटेनस रूट ओवर 113 के है, मतलब 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113 आएंगे। फिर कौन सा निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, कोई बात नहीं। कॉस थीटा मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है, और इसमें बेस क्या था 7 के, आसान है, रूट ओवर 113 के है, ये के रूट के बाहर है, ठीक है। सो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113। अभी हम लोगों को ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इसमें डायरेक्टली आप लोग वैल्यू बिठा करके इसको कैलकुलेशन करना है। वैल्यू बिठा देते हैं, क्या निकलेगा 1 प्लस साइन का वैल्यू क्या था 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113 है, फिर 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113 है। इसमें भी क्या है 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113, देन इसके साथ 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113 है। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका वैल्यू आएगा a प्लस बी ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 स्क्वायर मतलब 1 और इसका स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 113 आएगा, और इसमें भी सेम है 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 आएगा। अभी इसका कैलकुलेशन करो, 113 विल बी एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 49, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 मतलब 64 डिवाइडेड बाई 113, दोनों में से 113 तो कट जाएंगे, 49 डिवाइडेड बाई 64 आ रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। फिर दूसरा वाला एक सम है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या है, नेक्स्ट जो सम था वो था कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा था क्या, हाँ जी, तो इजी हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा क्या सोच के दिया हुआ है, वो तो दिया ही हुआ है यहाँ पर, इसको सिर्फ स्क्वायर करने हैं। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा होल स्क्वायर करने हैं, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 इसका होल स्क्वायर कर लो, 49 डिवाइडेड बाई 64 आ रहे हैं। तो ये वाला सम भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एकदम आसानी के साथ। नेक्स्ट सम हम लोग करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें बताया गया है कि 3 cot इज इक्वल टू 4, चेक वेदर दिस वन इक्वल टू दैट। क्या दिखाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको क्या दिखाना है साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा दिखाना है। दिया क्या है देखिए, गिवन है 3 cot ए इज इक्वल टू 4 था, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही बारे में पूछा गया, तो ट्राइंगल लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। cot a इज इक्वल टू 4/3, और cot का मतलब है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सो लेट b इक्वल टू 4k एंड p इज इक्वल टू 3k, हमें h निकालने हैं। लिख सकते हो k इज ए कांस्टेंट ऑफ
रेशियो और के इज रियल कांस्टेंट और सिंपली के इज कांस्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। h इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएंगे ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3k होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर हो गया। सो रूट ओवर इसमें क्या आएंगे, 3k होल स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, इसका निकल रहा है फॉर 16k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रहे हो 25k स्क्वायर एंड व्हिच इज इक्वल टू 5k ओनली। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले शुरू करते हैं, तो उससे पहले tan का वैल्यू निकाल लो, tan a, therefore tan a का वैल्यू क्या पता है हम लोगों को, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। देखिए cot a का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4 है tan a का वैल्यू। फिर sin a का वैल्यू भी और cos a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। sin a का वैल्यू क्या होगा, sin मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बार बार इसे लिखो पहले, जब पहले फिर बाद में ये पूरा तरीके से अपने दिमाग में घुस जाएगा। परपेंडिकुलर कौन सा है, 3 है, और हाइपोटेनस का निकल के आया है 5 है। फिर cos a का वैल्यू भी हमें बताना है, cos a मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एंड दैट वन इज इक्वल टू बेस कौन सा था भाई, 4 था, 4/5। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। सो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं, सो 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो ऐड करके कैलकुलेशन करेंगे, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 25। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड का देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अभी देखो cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या था, सॉरी cos a का वैल्यू था 4/5 होल स्क्वायर, साइन का वैल्यू था 3/5 होल स्क्वायर। ये निकल गया 16/25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, कैलकुलेशन करोगे 7/25, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8B हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है उसमें, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, B 90 डिग्री है, A और C इधर है, दोनों अलग अलग से। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है और पूछा गया है tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, ऐसा ही बताया गया है। सो गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3। अभी देखो इसमें C पूछा गया है, मतलब सिर्फ A को लेके कैलकुलेशन नहीं है, उस तरीके से हम लोग इसको कर नहीं सकते, ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा। गिवन दिस वन, तो दैट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई √3k, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो k डिवाइडेड बाई √3k वेयर k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे, देयरफॉर BC है, ट्राइंगल तो हम लोगों को दिया गया है, तो ये अगर कंसिडरेशन में आएगा BC विल बी परपेंडिकुलर, BC इज इक्वल टू आएगा k और AB आएगा क्या, √3k, वेयर k इज कांस्टेंट तो ऑलरेडी बताया गया, हमें AC निकालने हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, देखिए AB का वैल्यू अगर स्क्वायर करेंगे सो 3k स्क्वायर आएगा, उसका आएगा सिर्फ k स्क्वायर, तो दोनों को मिला करके आ रहे हैं 4k स्क्वायर, मतलब 2k निकल के आ रहे हैं। ठीक है, 2k आ रहा है AC का वैल्यू। तो हम लोगों को क्या पूछा गया है, पहले देखिए साइन A cos A sin C, तो निकाल लेते हैं अलग अलग से। साइन A का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इसमें देखिए A कर रहे हैं तो BC विल बी परपेंडिकुलर, BC डिवाइडेड बाय क्या निकल के आ रहे हैं AC, तो BC का वैल्यू क्या दिया हुआ था, k था, और AC का वैल्यू 2k था, इसका वैल्यू निकल रहे हैं हाफ। फिर cos A भी निकाल लीजिए क्योंकि यूज होने वाले हैं, वो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पर cos A बेस आएंगे AB, हाइपोटेनस तो वैसे ही AC है, तो निकल गया √3k डिवाइडेड बाय AC मतलब 2k, तो निकल गया √3 डिवाइडेड बाय
2, फिर हमें निकालना है साइन सी। साइन सी फिर से वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी देखिए सी को कंसिडरेशन में लाएंगे, सो ए बी विल बी परपेंडिकुलर एंड ए सी तो वैसे ही हाइपोटेनस ही है। सो ए बी का वैल्यू क्या था, √3k डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू है 2k, तो इसका वैल्यू निकल गया √3 डिवाइडेड बाई 2। और उसी तरीके से मैं अगर कॉस सी को निकालूंगा, सो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है, इसमें बेस आएंगे BC और हाइपोटेनस तो AC है, ठीक है। सो BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है k और उसका वैल्यू 2k, तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार देख लीजिए, साइन है कॉस सी सेम है और कॉस है साइन सी भी सेम है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आ रहे हैं। आप लोगों को पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल का साम अगर 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अभी क्या देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर रोमन 1 में पूछा गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बोला गया इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। इसका वैल्यू निकालो, क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू पता है ना, साइन ए का वैल्यू निकला हुआ है 1/2, कॉस सी का भी वैल्यू निकला हुआ है 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है √3/2 और साइन सी का वैल्यू क्या है √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेशन करते हैं 1/4 आ गया, इसको कैलकुलेशन करते हैं 3/4 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे 4/4 आएंगे, तो ये 1 हो गया पहले वाले सम का वैल्यू। फिर दूसरा वाला सम कर लीजिए, क्या है दूसरे वाले सम में, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या था, कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। देखिए दोनों एक सेम ही है, सो √3 डिवाइडेड बाई 4 आ गए, मतलब माइनस √3/4 आ गए, कैलकुलेशन में 0 आ जाएगा, तो हो गया ना। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट QPR प्लस QR इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं, PQR ट्राइंगल बोला गया है, एंगल Q इसमें 90 डिग्री आ जाएंगे, ये P ले लेता हूँ, ये R ले लेता हूँ, ठीक है। सो कुछ कंडीशंस दिए है, साइन P cos P एंड tan P निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR लेट QR इज इक्वल टू X, इसको ले लेते हैं। तो एक कंडीशन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 ये बोला गया है, तो इसमें से मैं PR को निकाल लेता हूँ, यह आएगा 25 माइनस X। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या मिल रहा है, देखिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इस तरीके से कुछ आ रहे हैं। तो देखिए PQ स्क्वायर का वैल्यू क्या है, PR स्क्वायर का भी वैल्यू है, वो है 25 माइनस X, इसका होल स्क्वायर करते हैं। PQ स्क्वायर किधर है, PQ स्क्वायर, हाँ PQ तो हम लोगों को पता नहीं है, तो ओहो PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PQ 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू है X स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, X स्क्वायर ये होल स्क्वायर करोगे 625 माइनस 50X प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस X स्क्वायर, दोनों ही तरफ से X स्क्वायर को काट लेते हैं। सो 50X इज इक्वल टू 600 आ गए, X इज इक्वल टू क्या निकलेगा 12, ठीक है। अगर X इज इक्वल टू 12 है मतलब QR इज इक्वल टू 12 निकल गए, सो PR क्या निकलेगा, PR इज इक्वल टू 13 निकलेंगे फ्रॉम 1 and 2। वी गॉट दिस। एंड व्हाट अबाउट PQ तो हम लोगों को दिया गया है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, PQ 5 है। ओके पूछा क्या है हम लोगों को, साइन P cos P एंड tan P पूछा गया है, तो इसमें आप लोग लिख ही लो। तो साइन P क्या है, साइन P निकालने के लिए पूछा गया है, साइन P मतलब दिस, तो साइन हमें पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा QR, हाइपोटेनस क्या है PR, तो QR का वैल्यू क्या था 12 और PR का वैल्यू क्या था 13। cos P भी पूछा गया है, cos P इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सेम ही होंगे, P ही है तो बेस है यहाँ पर QP या फिर PQ और PR है हाइपोटेनस, PQ का वैल्यू 5 था तो ये 13 हो गया। फिर पूछा गया tan P मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सेम एंगल ही है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, RQ डिवाइडेड बाय PQ, ठीक है।
सो आर क्यू का या फिर क्यू आर का वैल्यू है 12 एंड पी क्यू का वैल्यू है 13। ठीक है, तो ये तीनों निकल गए, हमें यही पूछा गया था। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, जानेंगे, और इसमें आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत सारी चीजें है इसलिए मैंने रेड इंक ले लिया है। तो पहला पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 10a, पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला वाला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये देखिए 10a का वैल्यू हम लोगों ने क्या सीखा था, 10a मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल को पहले देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला हाइपोटेनस होता है, सोचिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड देन पी देन क्यू। ठीक है, दोनों में से हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, सोचिएगा इसको। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है और बाकी दोनों साइड छोटे या फिर बड़े, कभी भी पी क्यू से बड़ा हो सकता है, कभी क्यू पी से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अभी सोचिए परपेंडिकुलर में अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना, परपेंडिकुलर अगर बेस से बड़ा हो गया तो 10a का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो सकता है, मगर ये भी ध्यान में रखिएगा, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल बट देयर इज नो कंडीशन फॉर पी एंड क्यू। देयर इज परपेंडिकुलर और बेस में, सॉरी क्यू लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है। तो किसी केस में, किसी एक ट्राइंगल में अगर सोचिए पी अगर बड़ा हो जाए, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, जैसे 5 और नीचे 2 आ रहे हैं, न्यूमरेटर बड़ा हो, इसका वैल्यू आएगा 2.5। ठीक है ना, तो मोर देन 1 आ गया। तो क्या समझ में आया आप लोगों को, 10a का वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 नहीं हो सकता, कभी वो मोर देन 1 भी हो सकता है। तो ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान से सोचिए, पढ़िएगा। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, sec is equal to 12/5 for some value of angle A। sec A is equal to 12 divided by 5। देखिए 12 मतलब हाइपोटेनस और 5 मतलब बेस। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, हम लोगों को पता है, बेस हाइपोटेनस से छोटा होता है, यहाँ पर सेम ही दिया हुआ है। तो ये वाला कंडीशन हो सकता है, हम लोग इसको झुठला नहीं सकते, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो ये वाला सही है। फिर हम लोगों को बताया गया है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड इन फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल है। कोसेकेंट, कोसेकेंट A, इसको हम लोग लिखते हैं कोसेक। कोसेकेंट का छोटा फॉर्म है कोसेक। तो कोसेक और कॉस दोनों सेम नहीं है, सो cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल है, वो गलत है। तो दूसरा तीसरा वाला सम क्या हो गया, तो ये तो राइट हो गया, ये वाला सम रॉन्ग हो गया। तो देखते हैं पहला वाला सम क्या था, रॉन्ग था, दूसरा वाला जो था वो राइट था, मतलब ट्रू था, तीसरा वाला क्वेश्चन वो रॉन्ग हो गया। फिर नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, मतलब दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये इस दोनों में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लीकेशन है, ना डिवीजन है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन नहीं, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग आजू बाजू में बैठते हैं ना, वैसे ही बैठे होते हैं। कॉट एक वर्ड है, A एक एंगल है, दोनों जब साथ में आते हैं तब वो ट्रिकोनोमेट्री बनाते हैं, मगर इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये लोग जो बता रहे हैं कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, सो ये दोनों भी, ये भी गलत है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए क्या ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन नहीं है, दोनों सिर्फ आजू बाजू में बैठे हुए हैं, कुछ चीजें ये लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉट का मतलब क्या है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, एक रेशियो है, एक रेशियो को ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब जाके वैल्यू होते हैं, मगर इसका कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। कॉट एक वर्ड है जो ए के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, फिर इसका वैल्यू निकलेगा। फिर देखिए 5th नंबर जो सम, उसमें बोला गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखिए 4 क्या है, साइन मतलब क्या है, साइन मतलब जो हाइपो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। अभी आप लोग थोड़ा सा इसको सोचो, जब भी हम लोगों ने बताया था थोड़ी देर पहले, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड देन अदर 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर कांट बी मोर देन द हाइपोटेनस। इसमें हाइपोटेनस छोटा हो गया है, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, P मतलब 4 के जैसा निकल रहा है, H मतलब 3 के जैसा निकल रहा है, मगर हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट कंडीशन इज नॉट वैलिड ओवर हियर। सो cos sin थीटा का वैल्यू 4/3
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, डिटेल में आप लोगों ने समझ ली, इसीलिए मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता करने वाली है। फिर एक दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं तो इंटरेक्शन कर रहा हूँ, वो सिंगल वे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग शायद पूछ सकते थे सर जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं AC स्क्वायर अगर आ गया कैलकुलेशन इस तरीके से 25K स्क्वायर, आप हमेशा इसको 5K क्यों लिखते हो, माइनस हम लोगों को पता है √5 = 25 = प्लस माइनस 5 आने चाहिए थे, मगर हम लोग सिर्फ प्लस वैल्यू को ही क्यों ले रहे हैं। क्वेश्चन होता है, मैं जब क्लास में आता हूँ वैसे, तो शायद आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन में आया हो, दिमाग में आया हो ये क्वेश्चन। देखिए AC या फिर AB या फिर BC एक्चुअली है क्या है, फिर PQ कोई भी हो सकता है। ये साइड से किसी एक ट्राइंगल का साइड है और ये सारे साइड के लेंथ होते हैं, ठीक है, साइड के लेंथ होते हैं। लेंथ कभी भी हम लोग नेगेटिव में मेजर नहीं करते, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वाला ही वैल्यूज हम लोग लेते हैं इसमें। तो सारी चीजें जो मैंने बीच बीच में बताया है वो सारी चीजें वीडियो में नोट्स की तरह दिखाया गया है, उसको जरा दिमाग में डालिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं पर भी ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ये एक फ्री चैनल है, ताकि आप लोगों का भी एक काम बनता है कि दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसमें से फायदा उठा सके। धन्यवाद।